1 बिलियन यूरो ले लीजिए और अफ्रीका से आने वाले सभी माइग्रेंट्स को अपने देश तक रोक कर रखिए। ये कहा है यूरोपियन यूनियन ने ट्यूनीशिया से, दोनों देशों के बीच में हुई एक इंपॉर्टेंट डील में। अब यूरोपियन यूनियन ने ये डील क्यों साइन करी है, इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है और इतने सारे माइग्रेंट्स यूरोपियन यूनियन क्यों जाना चाह रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये डील काफी बड़ा क्राइसिस कॉज कर सकती है मेडिटेरेनियन सी वाले एरिया में। ऑलरेडी काफी सारी दिक्कतें ट्यूनीशिया के बॉर्डर्स पर और मेडिटेरेनियन में आनी स्टार्ट हो चुकी हैं इस रीसेंट डील के कारण। आगे बढ़ें उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और अगर आपको मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सभी लेक्चर्स की अपडेट्स भी प्राप्त हो जाएंगी। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो उड़ान बैच, जिसमें हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स को लाइव पढ़ाते हैं, वो शुरू हो रहा है 1 अगस्त से और इस कोर्स को आप केवल 8,000 रुपए में अवेल कर सकते हैं, जो कि देश का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी कोर्स है। एंड इट हैज एवरीथिंग, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज फॉर मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू की तैयारी, सब कुछ आपको हम करवाएंगे ओनली फॉर दिस वेरी स्मॉल प्राइस। लेकिन ये प्राइस 25 जुलाई से बढ़ने वाला है। कोर्स से जुड़ना कैसे है, नीचे पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करेंगे, वहां जो भी प्राइस आ रहा है उसमें महिपाल कोड लगा देना, प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी 8,000 रुपीज पर। ये हमारे फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं इस कोर्स में, लाइव कोर्स में। अब हमने ऑप्शनल के भी कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, पीएसआईआर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी। ये 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पाथफाइंडर पर बहुत ही कम कॉस्ट पर जस्ट 8,000 रुपीज, जस्ट लाइक द जीएस बैच अवेलेबल रहेंगे। इन चारों में से किसी भी ऑप्शनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आप ऑप्शनल और जीएस का कंबाइंड कोर्स लेते हैं तो आपको 15,000 रुपए में ये अवेलेबल होगा। इन कोर्सेज की डिटेल जानकारी नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखना, ये कोर्स हाइक का टाइमिंग है 25 जुलाई का, इससे पहले आप इसे अवेल कर लीजिए। अब ट्यूनीशिया से ज्यादातर माइग्रेंट्स यूरोपियन यूनियन की तरफ क्यों जाते हैं, तो इसका एक ज्योग्राफिकल रीजन है, सिंपल सा। देखिए, ट्यूनीशिया जो यहां पर मैप में काफी छोटा सा देश नजर आता है क्योंकि इसके पड़ोसी बहुत बड़े बड़े हैं, लिबिया, अल्जीरिया। तो इनके बीच में जो ये ट्यूनीशिया नाम का देश है, ये एक तो सहारा रेगिस्तान से भी कनेक्टेड है और यहां पर बॉर्डर्स बहुत ही पोरस हैं। यहां पर कोई तारबंदी नहीं है इनके बॉर्डर्स में, बड़ा रेगिस्तान है, आराम से बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है विदाउट मच डिफिकल्टीज। तो इसीलिए कई सारे जो लोग यहां सेंट्रल अफ्रीका से ट्रैवल करते हुए आते हैं, पैदल सहारा रेगिस्तान को क्रॉस करते हैं, वो लोग अल्टीमेटली ट्यूनीशिया पहुंचना चाहते हैं। और यहां से, क्योंकि ट्यूनीशिया का तट एक काफी थ्राइविंग इकोनॉमी, थ्राइविंग बिजनेस वाला इलाका है और वहां से यूरोप कई बोट्स आती जाती रहती हैं और नजदीक भी है ज्योग्राफिकली। देखिए, सिसिली तक यहां जाना बहुत ही आसान है और रिलेटिवली आसान है कंपेयर टू आप लिबिया से क्रॉस करने की कोशिश करें। तो इसीलिए वो लोग यहां ट्यूनीशिया से आकर क्रॉस करना चाहते हैं। मोस्टली सभी बोट्स इटली की तरफ जाती हैं और माइग्रेंट्स को वहां पर छोड़ देती हैं। तो ये जो इल्लीगल लोगों को ट्यूनीशिया से सिसिली या इटली की तरफ ले जाने का सिलसिला है, ये कई सालों से चल रहा है। तो उसका मेन कारण ज्योग्राफिक है कि ट्यूनीशिया का तट एक तो काफी डेवलप्ड है, यहां पर आपको बोट्स मिल जाती हैं, इलीगल स्मगलर्स मिल जाते हैं, प्लस यहाँ के बॉर्डर्स बहुत ही पोरस हैं, अल्जीरिया, लीबिया वाले। तो इसीलिए यहाँ से थोड़ा आसानी से ये ट्रैवल कर सकते हैं। एक और कारण है जो ज़्यादा मेंशन नहीं होता है न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी, वो ये है कि ट्यूनीशिया में 2011 से डेमोक्रेसी है। तो यहाँ की सरकार, जब आप लोग क्रॉस कर कर आते हैं बॉर्डर से, तो उन्हें गोलियों से नहीं मारती है। अल्जीरिया और लिबिया में इतनी अच्छी हालत नहीं है डेमोक्रेसी की, वहां पर थोड़ी सी तानाशाही वाली सरकारें हैं, तो इसीलिए वहां पर उनको पनिशमेंट स्ट्रिक्ट मिलता है। एंड दैट इज व्हाई दे डोंट वांट टू क्रॉस वाया अल्जीरिया एंड लिबिया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो देखिए, ट्यूनीशिया देश है, उसकी राजधानी है ट्यूनिस, यहाँ का क्लाइमेट भी काफी अच्छा है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द ओनली प्लेसेस मेडिटेरेनियन सी के तट पर अफ्रीका में जहां पर मौसम बारिश के कारण काफी अच्छा रहता है। दे हैव गुड ग्रीनरी एटसेट्रा, जैसा कि रेगिस्तानी इलाका है लिबिया और अल्जीरिया का, उतना हार्श क्लाइमेट नहीं है ट्यूनीशिया के तटीय इलाकों का। यहां पर मौसम काफी मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट है, जैसा आप इटली के तट पर भी देखेंगे। तो ट्यूनीशिया की लोकेशन आपने देख ली, इसके पड़ोसी कौन है, अल्जीरिया और लिबिया, ये आपने देख लिया। सिसिली से इसकी दूरी, बाय द वे दिस आइलैंड इज कॉल्ड सिसिली, ये इटली का पार्ट है, इससे दूरी बहुत ही कम है, इसीलिए यहां से क्रॉस करना प्रेफर किया जाता है। आज से लगभग 100 साल पहले पूरा अफ्रीका कॉलोनियल रूल के अधीन था। ज्यादातर इलाके पश्चिमी अफ्रीका के, यहां पर आप देख सकते हैं, फ्रांस के अधीन थे। यहां साउथ और सेंटर में ब्रिटेन की ज्यादातर कॉलोनीज थी। कुछ कॉलोनीज यहां पर इटली की भी थी, फॉर एग्जांपल लिबिया एंड दिस सोमालिया वाज अ इटालियन कॉलोनी। और कुछ इलाके इंडिपेंडेंट हो गए थे, लेकिन पहले वो भी गुलाम ही हुआ करते थे, जैसे इजिप्ट भी पहले ब्रिटेन का ही गुलाम था, लेकिन उनको थोड़ी सेमी इंडिपेंडेंस मिल गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो मोस्टली पूरा अफ्रीका ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के अधीन था और इन्होंने यहां पर सारी वेल्थ लूटी, यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया और फोर्स लेबर का इस्तेमाल किया। अफ्रीका की स्थिति आज दुनिया में कंपैरेटिवली सभी कॉन्टिनेंट्स में खराब है, क्योंकि वहां पर कॉलोनाइजेशन का इंपैक्ट अभी भी देखा जा सकता है। मेनी ऑफ द कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस जस्ट 50 ईयर्स बैक या 40 ईयर्स बैक। 1960 और 70 के दशक तक कई देश वहां पर गुलाम थे और इस गुलामी में सबसे ज्यादा अगर एक्सप्लॉइटेशन किसी का हुआ है, भारत से भी ज्यादा, तो वो यहां पर अफ्रीका के लोगों का या फिर अफ्रीका के देशों का हुआ है। इस मसले पर एक मेरी पर्सनल बिलीफ है जो आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी साइंटिफिक और वेरी वेल ऑथेंटिकेटेड, लेकिन आप जानते होंगे कि भारत में एक कॉन्सेप्ट होता है कर्म का। तो कहीं ना कहीं ये यूरोप के पूर्व कर्म हैं
पिछले यूरोपियंस के कर्म हैं जो आज के यूरोपियंस को भुगतने पड़ रहे हैं कि उन्होंने इतना अत्याचार किया अफ्रीका पे कि अब अफ्रीका से लोग निकलकर यूरोप आना चाह रहे हैं और यूरोपियंस परेशान हैं कि ये अफ्रीका के लोग हमारे देश में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनको किसी ने हिस्ट्री में पढ़ाया नहीं है कि आप ही के देश के पूर्वजों ने, इन्हीं लोगों ने अफ्रीका में कितना शोषण किया था और ये कहीं ना कहीं उसी के कर्मों का फल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी अफ्रीका में इस रेसिज्म का या फिर इस इनइक्वालिटी का इंपैक्ट देखा जा सकता है। कई देशों में आज भी रेसिज्म या अपार्थाइड जैसी चीजें चल रही है। 1994 तक साउथ अफ्रीका में ये चल रहा था और जो नेल्सन मंडेला या अफ्रीका के नेताओं की फाइट थी वो अभी भी पूरी नहीं हुई है। कहने को आजाद हो गए हैं देश, लेकिन अभी तक उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम पूरी तरह से नहीं मिली है। तो इस डीकोलोनाइजेशन और इंडिपेंडेंस के बाद भी अफ्रीका तरक्की क्यों नहीं कर पाया? जैसे भारत आज काफी हद तक आत्मनिर्भर है, हमने इतनी तरक्की कर ली, वैसे अफ्रीका के देश क्यों नहीं कर पाए? तो इसके कई कारण हैं, जिनके अंदर सबसे बड़ा रीजन यही है कि इन्हीं यूरोपियन और अमेरिकन देशों ने 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा इकोनॉमिक ऑर्डर तैयार किया, कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तैयार किए जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जो अफ्रीका की इकोनॉमीज को रोक कर रखते हैं, उन्हें थ्रॉटल करके रखते हैं। ये अफ्रीका को कहते हैं कि आप केवल रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कीजिए, प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड वस्तुएं आपके देश से हम विदेशों में या वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं जाने देंगे, एंड हमारे देशों में यानी यूरोप और अमेरिका में जो बनता है वो आपके देश में डंप किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। कहीं ना कहीं इस तरह के फाइनेंशियल सिचुएशंस में अफ्रीका को रखा गया कि उनकी इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर पाई, और ये प्रॉब्लम आज भी फेस हो रही है। और जिस देश के रूलर ने या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ने कोशिश करी कि वो इन बंधनों को तोड़ के आजाद होने या आत्मनिर्भर होने की कोशिश करे, तो अक्सर उसका असैसिनेशन करवा दिया गया। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है थॉमस संकारा, हु वाज दी प्रेसिडेंट ऑफ बर्किना फासो। मैंने 2 साल पहले या 1.5 साल पहले बर्किना फासो पे एक वीडियो बनाया था, आप उसको सर्च कर लीजिएगा, देखना हो तो उसमें भी मैंने इनके बारे में बताया था। ये थॉमस संकारा जो है, इनको 1987 में असैसिनेट करवा दिया गया। आज दिन तक नहीं पता किसने असैसिनेट करवाया और इन्हें क्यों मरवाया गया, क्योंकि ये ऐसी बातें कहते थे कि जो अनाज लेकर आता है अफ्रीका में और दान पुण्य करके दुनिया में दिखावा करता है कि देखो हमने अफ्रीका को कितना खाद्य या रसद सामग्री पहुंचा दिया, वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। अगर आप हमारी तरक्की चाहते हो तो आप हमें ट्रैक्टर दे दो, हल दे दो, फर्टिलाइजर्स दे दो, जिससे हम खुद खेती कर लें। हमें पका पकाया अनाज नहीं चाहिए, हमें खेती करने के टूल, संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, हमें डैम बनवाने में मदद कर दो, आप यहां पर इंसेक्टिसाइड दे दो, फर्टिलाइजर दे दो, तब हमारी सच्ची मदद है। अब इस तरह की बातें करने वाले व्यक्ति का असैसिनेशन करवा दिया जाता है। तो अफ्रीका में ज्यादातर जो एक्सपोर्ट्स रहे हैं पिछले 50 सालों में, वो मोस्टली रॉ मटेरियल रहे हैं, जैसे कि हो गया कॉपर, गोल्ड, डायमंड्स, ऑयल, गैस। तो सारे देशों में आज भी मोस्टली एक्सपोर्ट्स यही हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड या फिर मिनरल्स या माइनिंग बेस्ड। बहुत कम ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती है, ऐसी जैसी कार्स बना दी या बोट्स बना दी, वो एक्सपोर्ट करी जा रही हैं। जिन देशों में वो फैक्ट्री हैं वो भी विदेशी कंपनियां ही हैं मोस्टली। जैसे अफ्रीका का कोई फेमस कार ब्रांड आपने नहीं सुना होगा, हाँ, लेकिन जैसे टोयोटा वगैरह ने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है, तो वो साउथ अफ्रीका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करके गाड़ियां भारत में बेच सकते हैं या यूरोप के किसी देश में बेच सकते हैं। ये जरूर किया जाता है। तो जो थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग हो भी रही है वो सारी की सारी कंपनीज विदेशी है, जैसे कि यूरोप की या फिर अमेरिका की ही कंपनीज हैं। और ये मिनरल वेल्थ को भी जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ज्यादातर कंपनीज मिनरल एक्सट्रैक्शन वाली अमेरिकन कंपनीज या यूरोपियन कंपनीज हैं। इसीलिए कुल मिलाकर अफ्रीका की इकोनॉमी पूरी तरह से रॉ मटेरियल्स पर आधारित है। और ये रॉ मटेरियल आधारित इकोनॉमी कैसे नुकसान पहुंचा रही है वहां के एनवायरमेंट को, इस पे मैंने वीडियो में बात करी थी, द डार्क सीक्रेट ऑफ बैटरीज एंड ईवीज। उसको जरूर देखिएगा कि क्या कॉन्गो की स्थिति हो रखी है इस पूरे माइनिंग के कारण, और अफ्रीका की ओवरऑल स्थिति क्यों खराब है, क्यों माइनिंग, मिनरल, ये सब एक देश को नुकसान पहुंचा देता है, दूसरे इकोनॉमिक सेक्टर्स को ग्रो नहीं करने देता। उसके बारे में मैंने बात करी थी इस वीडियो के अंदर। ये एक बहुत ही लंबा एक्सप्लेनर वीडियो है, आधे घंटे का, लेकिन इसको जरूर देखिएगा, ये मेंस के अंदर आपकी बहुत मदद करेगा। और क्योंकि इन वेस्टर्न कंट्रीज के इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन देशों में है अफ्रीका में, तो उनकी रक्षा करने के लिए अक्सर ये अपनी आर्मीज को भी भेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बार सुना होगा कि ब्रिटिश सोल्जर्स या अमेरिकन सोल्जर्स या फ्रेंच सोल्जर्स को अफ्रीका के किसी देश में हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए भेजा गया। वो क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि उनकी कंपनीज वहां पर काम करती हैं, दे हैव ह्यूज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दीज कंट्रीज, जिसके कारण अपनी आर्मी भेजकर ये चीजों को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। ये वहां के लोगों के फायदे के लिए आर्मी नहीं भेज रहे हैं, ये अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अफ्रीका के देशों ने पिछले 50 सालों में दोहरी मार झेली है। एक तो उनकी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाई, दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती है। हर अफ्रीकन कंट्री में कभी ना कभी कू चलता रहता है। उस पर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इस बार सवाल भी पूछा है। तो कूडेटा, तख्ता पलट, इंसर्जेंसी, बगावत, ये कंटिन्यूसली अफ्रीका के कंट्रीज में चल रहा है, जिसके कारण यहां के ज्यादातर देश इस वक्त भुखमरी के हालात में हैं। ये 2021 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स का डेटा आप देखोगे तो ऑरेंज और रेड कलर के कंट्रीज हैं, यहां पर सीरियस और वेरी सीरियस कंडीशन है हंगर की। सोमालिया जैसे देशों में तो बहुत हालत खराब है, और अफ्रीका के ऑलमोस्ट सारे कंट्री आपको यहां पर ऑरेंज या रेड कलर में नजर आएंगे। कुछ चुनिंदा ये उत्तरी अफ्रीका के देश छोड़ दो, इनमें हालत ठीक है, साउथ अफ्रीका इज रिलेटिवली बेटर। उसके अलावा मोस्टली 80% ऑफ द अफ्रीकन नेशंस आर टुडे फेसिंग सम काइंड ऑफ फेमाइन और हंगर।
और यही प्रॉब्लम है कि ये जो सेंट्रल अफ्रीका के सारे देश हैं जो पहले से गरीब हैं, इकोनॉमी अच्छी नहीं है, भुखमरी के हालात हैं, वायलेंस होता रहता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ के लोग अब निकलकर स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस और जहाँ अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले वहाँ जाना चाहते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी सबसे बढ़िया दुनिया में इस वक्त यूरोप में ही है, जो इनके लिए एक्सेसिबल है, क्योंकि अमेरिका ये पहुंच नहीं सकता अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके, तो मेडिटेरेनियन को क्रॉस करके कम से कम यूरोप तक तो चले जाएं। तो अफ्रीकी लोगों को यूरोप जाने की क्या जरूरत है? आप देख रहे हैं, नंबर 1 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अपहरण हो जाता है, आप बैठे हैं घर में, आपके बच्चों को कोई उठा के ले जाएगा, भुखमरी के हालात हैं, और उसके अलावा वहां पर पढ़ाई की स्थिति ठीक नहीं है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि अफ्रीका में 2017 में एवरेज ईयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन अभी भी केवल 5.4 थे। एवरेज ईयर्स ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है? जैसे कि आप स्कूल जाते हैं तो आप 1st से 12th तक गए 12 साल, फिर आपने कॉलेज में ग्रेजुएशन किया 3 साल, अगर आपने किंडरगार्टन वगैरह अटेंड किया है तो 2 साल उसको भी जोड़ लो, तो एक एवरेज ग्रेजुएट बच्चा भारत में कितने साल स्कूल जाता है? 17 साल। अफ्रीका में ये एवरेज अभी भी 5.4 है, यानी कि केवल प्राइमरी एजुकेशन उसे मिल रही है। ये पूरे अफ्रीका का एवरेज है। 1990 में ये एवरेज 3.1 था, अभी बढ़कर 5.4 हो गया है। इस दशक में बढ़कर मैक्सिमम 6 तक चला जाएगा, क्योंकि अभी भी स्थिति ठीक नहीं हो रही है, कई देशों में खराब होती जा रही है। तो एवरेज वहां पर एक बच्चे को केवल प्राइमरी एजुकेशन मिल पा रही है। शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले तो अफ्रीका के देश में यह होना बहुत ही असंभव सा है, और अगर अच्छी शिक्षा मिल गई तो फिर अच्छी जॉब मिलना तो नामुमकिन है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के जस्ट पहले, यानी 2021 के अंत तक किस देश से कितने माइग्रेंट्स निकले। तो अफगानिस्तान में जैसे उस साल तालिबान का टेक ओवर हुआ था तो 27 लाख लोग निकलकर कहीं और गए हैं। लेकिन दूसरे देशों से देखिए, सूडान, सीरिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ सूडान, सोमालिया, एरिट्रिया, ये वो देश हैं जहां पर भुखमरी के हालातों के कारण या जो कंडीशंस अभी मैंने मेंशन करी है उसके कारण लोग निकल कर जा रहे हैं। म्यांमार, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, इन देशों के अंदर लड़ाई चल रही है या फिर कुछ और इकोनॉमिक बड़ा क्राइसिस है, तो यहां पर वो रीजंस हो जाते हैं। पर कुल मिलाकर आप देखोगे कि कॉन्सेंट्रेशन यहां अफ्रीकन देशों का ज्यादा है। अब ये रेफ्यूजीज अपने देशों को छोड़कर जा कहां रहे हैं? तो सबसे ज्यादा दुनिया में रेफ्यूजीज इस वक्त हैं रजिस्टर्ड टर्की में। 37 लाख रेफ्यूजीज टर्की में रहते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ द सीरियन सिविल वॉर। पिछले 10 साल से सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है। सीरिया टर्की का बॉर्डर काफी पोरस है, बहुत लोग वहां निकलकर पहुंच गए। और यूरोपियन यूनियन ने टर्की को बहुत सारा पैसा दिया है, जस्ट लाइक दिस डील विद ट्यूनीशिया। पहले उन्होंने टर्की के साथ भी डील करी है कि हम आपको पैसा देंगे, इन रिफ्यूजीज को आप अपने देश तक रोक के रखो, मेक श्योर कि ये टर्की से निकलकर फ्रांस, इटली, पोलैंड, हंगरी, इन देशों तक ना पहुंच जाएं। लेकिन फिर भी ये डील होने से पहले कई सारे लोग जर्मनी या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक पहुंच गए थे। इस वक्त यूरोप में सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज जर्मनी में है, 12,35,000। अब वैसे ये संख्या आपको कोई बहुत बड़ी नहीं लगेगी, आप कहोगे सर 12 लाख तो क्या ही संख्या है, 1.2 मिलियन है। लेकिन याद रखना कि जर्मनी की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। जर्मनी, फ्रांस, यूके, इनकी आबादी भारत के एक एवरेज राज्य के बराबर है। जैसे जर्मनी की आबादी है 8.3 करोड़। अब 8 करोड़ की आबादी में अगर 12 लाख माइग्रेंट्स हैं तो वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। इट इज ऑलमोस्ट 1.4 और 1.5% कुछ आएगा, कर लेना एग्जैक्ट मैथमेटिक्स। तो 1.5% बड़ी संख्या हो जाती है। मानो भारत के अंदर आज अगर 1.5% माइग्रेंट्स हों तो हमारे यहाँ 140 करोड़ में से कितना हो जाएगा? लगभग 1.25 करोड़ के आसपास माइग्रेंट्स हो जाएंगे। तो 1.25 करोड़ बड़ा नंबर हो जाता है। इसीलिए जर्मनी में इसको लेकर पॉलिटिक्स भी काफी गर्म रहती है। ईयू के सभी देशों में रहती है। तो जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूके हो, इन्होंने कई माइग्रेंट्स को अपने यहाँ जगह दी है। सबसे ज्यादा जर्मनी ने माइग्रेंट्स को खुले दिल से वेलकम किया था। तो विभिन्न कारणों से माइग्रेट करने वाले इन अफ्रीकन्स का यूरोपियन यूनियन पर क्या इंपैक्ट हो रहा है? देखिए, नंबर 1, ईयू कह रहा है कि हमें प्रॉब्लम है जब इतने सारे लोग आते हैं बोट्स में और कई बोट्स डूब जाती हैं। वी डोंट वांट दैट। उससे उनका नाम खराब होता है या फिर उनको अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय करने पड़ते हैं इन बोट्स को ढूंढने के लिए या फिर इन लोगों को बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पिछले महीने एक बोट जो लिबिया से निकली थी उसमें सैकड़ों माइग्रेंट्स थे। ये बोट डूब जाती है मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन इज अ वेरी रफ सी, इट्स नॉट अ वेरी स्मूथ सी। तो दुनिया का उस वक्त पूरा फोकस कहां था? टाइटैनिक वाली सबमर्सिबल पे। और ज्यादा रिसोर्सेज किसके लिए डिप्लॉय किए गए, ज्यादा खर्चा किस पे किया गया? आप गेस करो। टाइटैनिक सबमर्सिबल को ढूंढने के लिए यूएस ने अपना पूरा पावर लगा दिया, जबकि यूरोपियन यूनियन यहां पर इस बोट को बचाने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं कर पाया, क्योंकि पैसा लगता है। कोस्ट गार्ड डिप्लॉय करनी पड़ती है, आपको बड़ी संख्या में राहत कार्य के लिए बोट्स भेजनी पड़ती हैं। इतना बजट यूरोपियन यूनियन डिप्लॉय नहीं कर पा रहा है। करते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो यूरोपियन यूनियन को लगता है कि इसके कारण जो मौतें हो रही है वो कहीं ना कहीं हम ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब वैसे इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर अगर कोई बोट डूबती है तो उसके लिए ईयू टेक्निकली जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ईयू कहता है कि हमारी मॉरल या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन लोगों को बचाएं। और इस रास्ते में पिछले 8 साल में लगभग 25,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते हुए जो बोट्स डूबी हैं उसमें 25,000 लोग मर चुके हैं। सहारा रेगिस्तान की क्रॉसिंग में 5,000। और याद रखना, ये सारे आंकड़े जो हैं ये ऑफिशियल हैं। माना जाता है कि अनऑफिशियल आंकड़ा इससे और ज्यादा ऊपर हो सकता है। तो मोटे तौर पर आप मान के चलो कि 30,000 लोग पिछले 8 सालों में इस रास्ते को क्रॉस करते हुए मर चुके हैं। और यूरोप को एक और प्रॉब्लम आ रही है कि जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे पिछले साल 1 लाख लोग यूरोप में आए थे अफ्रीका से,
इस साल 2023 में ऑलरेडी 72,000 माइग्रेंट्स क्रॉस कर चुके हैं और ज्यादातर माइग्रेंट क्रॉस करके कहां पहुंचते हैं? इटली। तो सबसे ज्यादा परेशानी इन दक्षिण यूरोप के देशों को ही है। इटली, स्पेन, ये बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं। ग्रीस, ये कह रहे हैं कि ज्यादातर जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो हमारे यहां पर आ रहे हैं, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम है। जो नॉर्थ यूरोपियन देश हैं, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्कैंडिनेविया हो गया, वहां तक तो फिर भी कम माइग्रेंट्स पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स हमारे देशों में आ रहे हैं, हमें उनका ख्याल रखना पड़ता है। उनको इमीडिएट कोई मेडिकल केयर चाहिए तो वो हमें देना पड़ता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश में ये माइग्रेशन कम हो, तो इसीलिए इनका प्रेशर, इटली, ग्रीस का बहुत प्रेशर रहता है यूरोपियन यूनियन में कि इनको रोको। इस माइग्रेशन का यूरोप के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर भी इंपैक्ट आ रहा है, पॉलिटिक्स पर भी आ रहा है, क्योंकि कई जगह माइग्रेंट्स लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में इन्वॉल्व है, क्राइम में इन्वॉल्व है, और उसके बेसिस पर रेसिज्म भी बढ़ रहा है। और उस रेसिज्म का फायदा उठाकर राइट विंग की पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आना चाह रही है या फिर अपना बेस बढ़ाना चाह रही है। पोलैंड और हंगरी जैसे देशों में ऑलरेडी राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आ चुकी हैं और पावर में आने के बाद से उन्होंने अपने देश में माइग्रेशन पर कंप्लीट रोक लगा दी है। और ऐसा माना जा रहा है कि कई देशों में धीरे धीरे अब यूरोप में यही होने वाला है। और इसका भी लेटेस्ट एग्जांपल हमें नेदरलैंड्स में देखने को मिला, जहां पर सरकार गिर चुकी है बिकॉज ऑफ दिस इशू। अब कई देश मना भी कर रहे हैं कि हमें माइग्रेंट्स नहीं चाहिए। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो मैं बनाता रहता हूं, वीडियोस पाथफाइंडर पे जुड़े रहिए, देखते रहिए। आइए अब बात करते हैं ईयू ट्यूनीशिया डील के बारे में। तो देखिए 2011 में ट्यूनीशिया में हुई थी अरब स्प्रिंग, उसके बाद से वहां पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हालांकि 2019 में जो राष्ट्रपति बने थे कैस सईद, उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो पूरी तरह अथॉरिटेरियन हो चुके हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक व्यवस्था को काफी हद तक समाप्त कर दिया है। आफ्टर 2021 इन्होंने कई इंस्टीट्यूशंस को समाप्त करके पावर अपने पास कॉन्सेंट्रेट कर लिया है। तो काइस सईद पर वैसे तो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स आरोप लगाती आई हैं कि आप एक तानाशाह की तरह बिहेव कर रहे हो, और इनको आईएमएफ ने लोन देने से भी मना कर दिया था। 2020 और 21 में कोविड क्राइसिस के दौरान ट्यूनीशिया की इकोनॉमी बहुत खराब स्थिति में थी और इन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन तब आईएमएफ के लोन प्रोविजंस को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो देखिए ट्यूनीशिया को जरूरत है इस वक्त पैसे की, इन्वेस्टमेंट की, लेकिन पश्चिमी देश जो हैं वो पहले अड़े हुए थे कि आप अपने ह्यूमन राइट्स के रिफॉर्म्स करो या फिर ह्यूमन राइट्स को रिस्टोर करो, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को रिस्टोर करो। अब वो सारी बातें ताक पे रख के यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि भाई साहब आप पैसे रखिए और अपने माइग्रेंट्स को अपने तक रखें, अफ्रीका से आने वाले माइग्रेंट्स को यहां पर रखें। एक और बात याद रखिएगा कि ट्यूनीशिया में 99% जो लोग रहते हैं वो अरब एथनिसिटी के हैं या फिर नॉर्थ अफ्रीकन एथनिसिटी के हैं। दे आर नॉट ऑफ द ब्लैक अफ्रीकन डिसेंट। जो ब्लैक अफ्रीकन्स जो आपको रेस देखने को मिलती है वो मोस्टली दे लिव इन द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, लेकिन जो ज़्यादातर ये ट्यूनीशिया के लोग हैं वो या तो अरब एंसेस्ट्री से आते हैं या फिर जो नॉर्थ अफ्रीकन एंसेस्ट्री है, इसीलिए आपको ये दिखने में थोड़े से अलग लगेंगे। तो इनके बीच में एक रेशियल इशू भी है। ये लोग मानते हैं कि जो ब्लैक अफ्रीकन्स हैं वो हमसे लोअर हैं, वो हमारे जितने इंटेलिजेंट नहीं है या हमारे जितने सिविलाइज्ड नहीं है, ऐसा इन लोगों का भी मानना है। तो ये भी पूरा रेसिज्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई रेसिज्म कम है अफ्रीका में, इवन दीज पीपल आर वेरी मच रेसिस्ट। और कैस सईद ने तो अभी पिछले कुछ महीने पहले ये भी कहा था कि ये जो ब्लैक्स हैं ये हमारे देश में आकर सत्ता पलटना चाह रहे हैं मेरी, ये भी बात हो चुकी है। पता नहीं 1% लोग कैसे सत्ता पलटेंगे, बट एनीवेज तो हो ये रहा है कि अब ईयू इनको पैसे दे रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट ले लो, पैसा ले लो और माइग्रेंट्स को रोक दो। लेकिन कौन से माइग्रेंट को? देखो यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारी ऐसी डील साइन कर रखी है जिसके तहत वो माइग्रेशन को लीगली बंद नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा है कि इर्रेगुलर माइग्रेंट्स को आप बंद कर दीजिए। तो देखिए थोड़ा सा डेफिनेशंस का फर्क हो जाता है। असाइलम सीकर एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि मुझे दूसरे देश में रहना है क्योंकि मेरे अपने देश में मुझे खतरा है, और उनको ऑफिशियली रेफ्यूजी कहा जाता है जब उन्हें एक रेफ्यूजी के तौर पर रजिस्टर कर लिया जाए। तो एक असाइलम सीकर जो है उसको जाकर यूएनएचसीआर के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने आप को, और तब वो क्या कहलाता है? रेफ्यूजी। उसके पहले उसको असाइलम सीकर कहते हैं। तो ये लोग टेक्निकली इलीगल होते हैं। जब तक आप असाइलम सीकर हैं, आप आए हैं लेकिन आपको लीगल स्टेटस नहीं मिला है। मान लो कि आप अफ्रीका से निकलकर इटली पहुंच गए और वहां पर यूएनएचसीआर के ऑफिस ने आपको एक कार्ड दे दिया, एक कार्ड मिलता है जिसके अंदर ये लिखा रहता है कि नाउ यू आर ऑफिशियली अ रेफ्यूजी, हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं एक रेफ्यूजी के तौर पर। तो तब आपका स्टेटस थोड़ा सा सेमी लीगल हो जाता है। आप नागरिक नहीं बने हो, लेकिन अब आप एक रेफ्यूजी हैं और आपको इटली की सरकार वापस पैकअप करके अफ्रीका नहीं भेज सकती। ये फर्क आ जाता है। तो इन्हें नहीं रोक सकते आप। यूरोप ने संधियां साइन कर रखी हैं बहुत पुरानी जिनके तहत इन लोगों को रोका नहीं जा सकता आने से। लेकिन अब इन्होंने क्या करा है, एक नई कैटेगरी बना दी है इर्रेगुलर माइग्रेंट्स की। तो इन्होंने कहा है कि हम इर्रेगुलर माइग्रेंट्स को रोकना चाहते हैं जिनका स्टेटस क्लियर नहीं है, जो ना तो लीगल तरीकों से आए हैं और ना ही जिन्हें अभी तक रेफ्यूजी का स्टेटस मिला है, उन्हें हम फिर से वापस भेज देते हैं। तो ये ट्रीटी साइन हुई है। देखिए कैस सईद हैं, उर्सुला वॉन डर लियन है, ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, और ये डच प्राइम मिनिस्टर हैं। इन सब ने मिलकर अभी रिसेंटली ये डील साइन करी है। तो डील में कहा गया है कि ये जो इर्रेगुलर माइग्रेंट्स हैं इनको रोका जाए आने से।
अच्छा, 1 बिलियन यूरो कैसे हुए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो डील का ऑफिशियल पेपर है, मैंने उसको बैठकर पूरा पढ़ा, उसमें कहीं पर भी 1 बिलियन यूरो नहीं लिखा रहा है। सब जगह अनाउंसमेंट्स, प्रेस रिलीज के अंदर 1 बिलियन कहा गया है, लेकिन जब मैंने उसमें पढ़ा तो पाया कि 100 मिलियन यूरो ये लोग दे रहे हैं बॉर्डर स्ट्रेंथन करने के लिए, कि आप अपने अल्जीरिया और लिबिया वाले बॉर्डर को मजबूत कर लो, यानी ट्यूनिशिया को ये कहा जा रहा है। और 150 मिलियन यूरो दिए जा रहे हैं आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो 250 मिलियन की इन्होंने अनाउंसमेंट ऑफिशियली करी है, लेकिन प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हम तो दे रहे हैं भाई साहब 1 बिलियन, यानी कि 1000 मिलियन दे रहे हैं। अब पता नहीं बाकी का 750 कहाँ है, हो सकता है भविष्य में मिले, लेकिन अभी ऑन पेपर केवल 250 मिलियन है। तो ट्यूनिशिया जो है वो प्रचार कर रहा है कि हमें मिले हैं 1000 मिलियन यूरो, लेकिन एक्चुअली में उसे 250 मिलियन यूरो मिले हैं, ठीक है। और उसमें से 100 मिलियन जा रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। तो ट्यूनिशिया को कहा जा रहा है कि आप अपने देश में जितने भी माइग्रेंट हैं उनको रोक दो, बॉर्डर पे पेट्रोलिंग बढ़ा दो, तारबंदी कर दो, व्यवस्था बनाओ बेसिकली कि आपका बॉर्डर पोरस ना रहे, ठीक है। और लीगल पाथवेज भी रखो, थोड़ा बहुत लीगल पाथवे होना चाहिए कि अगर कोई माइग्रेट करना चाह रहा है, मान लो कोई हाईली स्किल्ड व्यक्ति है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई इंजीनियर है, उसको माइग्रेट करना है, तो उसको माइग्रेट करने के लिए लीगल रास्ते भी आप बनाओ। अब इस डील की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म यह है कि अफ्रीकन मूल के लोगों के खिलाफ ह्यूमन राइट अब्यूजेस हो रहे हैं ट्यूनिशिया में। इसको लेकर काइस सईद की खुद आलोचना यूरोपियन यूनियन कर चुका है। दिस प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनिशिया हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय यूरोपियन यूनियन, बाय अदर वेस्टर्न एजेंसीज एंड वेस्टर्न गवर्नमेंट्स इन द पास्ट 2 years। ये 2 साल से कह रहे हैं कि भाई साहब ये काइस सईद जो है, आप अपने देश के अंदर हॉस्टाइल एनवायरमेंट बता रहे हो, आप बना रहे हो ब्लैक्स के लिए, या फिर जो अफ्रीकी मूल के लोग हैं, जो ब्लैक मूल के लोग हैं उनके लिए। लेकिन अब ईयू इन्हीं को पैसा दे रहा है और कह रहा है कि आप उन ब्लैक मूल के लोगों को निकाल दो अपने देश से, हमारे तक मत आने दो। तो ऑलरेडी पिछले 2-3 दिन में ऐसी न्यूज आ रही है कि अफ्रीकी मूल के लोगों को, इन माइग्रेंट्स को, ट्यूनिशिया की पुलिस या आर्म्ड फोर्सेस रेगिस्तान में ले जाकर लिबिया के बॉर्डर के उस पार छोड़ के आ रही है। और इस तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी आ चुके हैं, ठीक है। 800 अफ्रीकन माइग्रेंट्स को इन्होंने रिसेंटली लिबिया में डेजर्ट के बीच में जाके छोड़ दिया, और वहां पर इनको पानी खाना कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए इस डील को कई यूरोपियन लॉ मेकर्स भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो फाइनली मुझे ये ट्वीट याद आ गया था 2 साल पहले, एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है, क्लॉडिया वेब इनका नाम है, इन्होंने एक बात कही थी, अगर आपको रेफ्यूजीज पसंद नहीं है तो उनके देशों पे बम गिराना या उनकी सरकारों को बम बेचना बंद कर दो। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज या इन्होंने यूके की गवर्नमेंट और यूएसए की गवर्नमेंट पर कटाक्ष किया था कि आप बम फेंकते हो यमन में, सीरिया में, और फिर आप उम्मीद करते हो कि उन देशों के लोग आपके यहाँ तक ना आए माइग्रेट करके, तो फिर ये समझदारी का काम नहीं है। सो बैन ग्लोबल आर्म्स सेल। प्रॉबेबली ये सही कह रही हैं, शायद इतना ज़्यादा हथियारों की रेस बढ़ चुकी है, या फिर इतने हथियार पश्चिमी देशों के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को दिए जा रहे हैं, जिसके कारण कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रही हैं। और अफ्रीका में तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। दुनिया में सबसे बड़े आर्म्स एक्सपोर्टर सारे यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ही हैं। 38% यूएस करता है, उसके बाद रशिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, इटली, यूके, ये सारे इसमें शामिल हैं। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़िए, और अनअकैडमी के जो प्रीवियस सिलेक्शंस हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 333 रैंकर्स आए हैं, इंक्लूडिंग ऑल दी क्लासरूम स्टूडेंट्स एज वेल एज द इंटरव्यू स्टूडेंट्स। इनके इंटरव्यूज भी आप हमारे चैनल्स पर देख सकते हैं। हमारी पर्सपेक्टिव सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, उसमें हम बहुत अच्छी चर्चाएं करते हैं हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के टॉपर्स के साथ। हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।